हाँ भाई। तो वंस अपॉन अ टाइम वी वर रीडिंग अ चैप्टर नोन एज रे ऑप्टिक्स। उम्मीद है आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा छुट्टियों में। आप उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, ऐसा? तो अगर नहीं पढ़ा है तो आपसे उम्मीद नहीं रख रहे, ठीक है? तो इन 7 दिनों में नेक्स्ट मंडे तक पढ़ लेना। तब तक अपना जो सिलेबस है बहुत स्लो स्लो चल रहा होगा, तो कोशिश करिएगा कि आप 7 दिन के अंदर रे ऑप्टिक्स का पूरा रिवाइज कर ले। बिकॉज बेटा जब एकदम से टेस्ट में आएगा ना, फिर वो दिक्कत आएगी कि सर याद कुछ नहीं आ रहा है। तो बेटर है पढ़ ले। चालू कर रहे हैं आज एक नया चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स। तो चैप्टर का नाम लिख दीजिए, वेव ऑप्टिक्स। हाँ जी। इस वेव ऑप्टिक्स का नाम में दो नाम आ रहे हैं, वेव भी आ रहा है, ऑप्टिक्स भी आ रहा है। सबसे पहले खुशी की बात, इसमें ऑप्टिक्स का कोई संबंध नहीं है, मतलब रे ऑप्टिक्स का ही काम नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी अच्छी बात, वेव चैप्टर काम आएगा। पर ये तो दुख की बात थी। हाँ। अच्छी बात यह है, मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूं कि आपको वेव चैप्टर नहीं आता। ठीक है। आप उम्मीदों पे खरे खरे उतरे, ऐसा? वेरी गुड बेटा। ये मानना सही था या गलत था? 100%। चलो चालू करें बेटा। तो सबसे पहले न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। अब बेटा बातें नहीं, डिसिप्लिन अभी भी वैसा का वैसा ही रखना है जैसे पहले था। हाँ जी, करें चालू। बेटा न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, यहाँ पर पहले एक बार चैप्टर का मुद्दा समझा देता हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये था कि न्यूटन साहब ने सबसे पहले कह दिया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी है। किससे बनी है? पार्टिकल्स। फिर उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइगन्स। उन्होंने कहा लाइट वेव से बनी है। तो जब पार्टिकल की बात होती है तो अपन पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स, और जब लाइट में वेव की बात होती है तो बात होती है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो दोनों बातें हैं, वो कब किस टाइम पे किसको पढ़ना होता है वो यहाँ चैप्टर में सीखेंगे। और कब दिक्कत आई और कब ये मालूम पड़ा कि रे ऑप्टिक्स अलग है और वेव ऑप्टिक्स अलग है। बिकॉज स्टार्टिंग में तो सब लोग क्या मानते थे कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, जो न्यूटन ने कह दिया था। उन पार्टिकल्स को बोला गया कॉर्प्यूसल्स। यहाँ नाम लिख रहा हूं मैं, कॉर्प्यूसल्स। बेटा एक कॉर्प्यूसल्स वही है जो आज के जमाने में फोटोन कहते हैं। नाम सुना है फोटोन? तो उस टाइम पे क्या बोला गया? कॉर्प्यूसल्स। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो भी ल्यूमिनस सोर्स होता है, ल्यूमिनस सोर्स मतलब जो लाइट को एमिट कर रहा है, वो सारे सोर्स एक पार्ट, मान लो एक कैंडल है, तो उनके अकॉर्डिंग उनमें से कुछ इस अकॉर्डिंग पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हो। मतलब न्यूटन के मन में ऐसा थॉट था कि जब भी कोई ल्यूमिनस सोर्स ऑन हो जाता है तो उसमें से पार्टिकल्स ऐसे कुछ बाहर निकलते हैं, इन पार्टिकल्स को कहते हैं कॉर्पिसल्स। अब बेटा बात आती है कि कॉर्पिसल्स होते क्या है। तो उन्होंने कहा कॉर्पिसल्स आर टाइनी, बहुत छोटे, इनविजिबल एंड इलास्टिक पार्टिकल्स। ऐसा उन्होंने अज्यूम कर लिया कि कॉर्पिसल से बहुत छोटे, इनविजिबल और इलास्टिक पार्टिकल्स दैट प्रोपगेट इन ऑल डायरेक्शन व्हेन ल्यूमिनस सोर्स इज वर्किंग। एवरीबॉडी क्लियर? उन्होंने एक कहा कि ये कॉर्पिसल्स उसी स्पीड से चलते हैं जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। अब बेटा मैंने बोला लाइट ट्रेवल करती का मतलब, अगर वैक्यूम में है तो 3 × 10⁸, पर अगर किसी मीडियम में है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड अपन ऐसे निकालते थे, v इक्वल्स टू। तो जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करेगी जिस भी मीडियम में, उसी स्पीड से कॉर्पिसल्स भी ट्रेवल करेंगे उसी मीडियम। एवरीबॉडी क्लियर? ये कॉर्पिसल्स स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेंगे जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा। मतलब मीडियम चेंज होते ही रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बट अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो किस पाथ में जाएंगे? स्ट्रेट लाइन पाथ। नेक्स्ट बात,
ये कॉर्पिसल्स की साइज अलग अलग होगी फॉर अलग अलग कलर्स। मतलब उन्होंने ऐसा कहा न्यूटन ने, फॉर विबग्योर हर कलर के लिए कॉर्पिसल्स का साइज सेम नहीं होगा। हो सकता है वॉलेट के लिए बड़ा हो और रेड के लिए छोटा हो, पर उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि कौन से कलर के लिए कॉर्पिसल्स का साइज बड़ा है और कौन से कलर के लिए छोटा है। बस इतनी सी बात बोली, हर कलर के लिए साइज ऑफ कॉर्पिसल्स अलग अलग होंगे। एंड द लास्ट थिंग दैट ही एक्सप्लेन्ड इज, जब ये कॉर्पिसल्स मेरी आंखों में जाएंगे तो ये सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करेंगे। मतलब मान लीजिए कोई कैंडल यहाँ पर ग्लो कर रही है। जब मैं कैंडल को देख रहा हूं तो मैं कैंडल को कैसे देख पा रहा हूं? अज्यूम कर लेते हैं ये कैंडल है, तो यहां से कॉर्पिसल्स निकले, मेरी आंखों में गए, मेरी आंखों के रेटिना पर टकराए और मुझे सेंसेशन ऑफ विजन दिया, तब जाके मुझे कैंडल दिख। मतलब आसान भाषा में वे कहना चाहते थे कि कॉर्पिसल्स के पास एनर्जी है। वापस बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कॉर्पिसल्स क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आईज। इसका मतलब यह है कॉर्पिसल्स के पास क्या है? एनर्जी, जिसके द्वारा अपन देख पाते हैं उस ऑब्जेक्ट को। डाउट? सबको बात समझ में आई? इस थ्योरी के द्वारा न्यूटन ने प्रूव किया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी इन लाइट। ये चार बातें न्यूटन ने प्रूव करी कॉर्पस्कुलर थ्योरी से, और इसी थ्योरी के द्वारा रे ऑप्टिक्स बनी थी। क्या बनी थी? रे ऑप्टिक्स। पर फ्यूचर में जाके मालूम पड़ा कुछ ऐसे फिनोमिना होने लग गए जिनका नाम था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, हो सकता है कभी नाम सुना हो, और एक केमिस्ट्री में एक नाम सुना हो, पोलराइजेशन। कभी सुना है बेटा ये नाम? ये सारे फिनोमिना लाइट के अंदर भी होने लग गए, पर वो फिनोमिना इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाए। तो फिर जरूरत पड़ी कि लाइट इज नॉट बिहेविंग लाइक पार्टिकल इन दिस फिनोमिना। तब आवश्यकता पड़ी वेव थ्योरी। इससे अपन ने पढ़ा वेव ऑप्टिक्स। क्लैरिटी है? रिफ्लेक्शन की बात हो, रिफ्रैक्शन की बात हो, एनर्जी की बात हो, रेक्टिलियर प्रोपगेशन की बात हो, वो चारों बातें इस थ्योरी से प्रूव हो रही थी। तब तक अपने को वेव ऑप्टिक्स की आवश्यकता नहीं थी। पर जब इन चीजों की बात हुई तो मालूम पड़ा कि ये सब चीजें पार्टिकल नेचर से प्रूव नहीं हो पा रही थी, इससे आवश्यकता किसकी पड़ गई? वेव ऑप्टिक्स। डाउट? न्यूटन ने एक बात और कही, सोच समझ के आंसर देना, सही या गलत। न्यूटन ने कहा स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर मीडियम रेदर देन इन रेयर मीडियम। क्या? फॉल्स। बिल्कुल फॉल्स था, पर उस टाइम पर जो न्यूटन ने बोल दिया वो हमेशा सच होता था। तो उन्होंने जो बात बोली वो सच मानी गई, पर बाद में एक साइंटिस्ट ने आके उसको करेक्ट करा कि ये बात सही नहीं है। सही ये है कि रेयर में स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। तो लिखना चालू करते हैं। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बोलू बेटा? पहला पॉइंट, all luminous source, all luminous source emits tiny invisible, all luminous source emits tiny invisible elastic particles, tiny invisible elastic particles in all direction, in all direction, known as, known as corpuscles, known as corpuscles। स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, corpuscles। नेक्स्ट लाइन में, these corpuscles, these corpuscles travels with speed of light, these corpuscles travels with speed of light in that medium
these corpuscles travels with speed of light in that medium. Next line में they propagate on a straight line path. They propagate on a straight line path in homogeneous medium. What is homogeneous medium? Same, medium change नहीं होना चाहिए. They propagate on a straight line path in homogeneous medium. Next, their rest mass is zero. What do you mean by rest mass? अगर वो रुके हुए हैं तो उनका मास कुछ नहीं है. Their rest mass is zero. Next line में size of corpuscles are different for different color of light. Size of corpuscles are different for different color of light. Next line में they create sensation of vision. They create sensation of vision in our eyes. They create sensation of vision in our eyes. Next line में with this theory Newton explained reflection, comma refraction, and rectilinear propagation of light. Reflection, comma refraction, and rectilinear propagation of light. Next line में Newton also explained existence of energy in light. Newton also explained existence of energy in light. Next line में he was not able to explain interference. He was not able to explain interference, comma diffraction, and polarization of light. Interference, comma diffraction, and polarization of light. Last line. Newton also stated that speed of light
Newton also stated that speed of light is more in denser medium. Speed of light is more in denser medium than in rarer medium. Speed of light is more in denser medium than in rarer medium. बेटा ब्रैकेट में देना proved wrong later. Speed of light is more in denser medium than in rarer medium. ब्रैकेट में लिख देना proved wrong later. ये सारी कहानी हो गई रे ऑप्टिक्स की, कि रे ऑप्टिक्स इस थ्योरी के ऊपर वर्क करी थी. अब जो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट चालू हो रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता. लिखा पर वही रहे जिसपे क्वेश्चन बनता. नेक्स्ट है हाइगन्स वेव थ्योरी. हाइगन्स वेव थ्योरी. 15-20 मिनट की थ्योरी और बची है. चालू करें. सुनना और समझना. हाइगन्स भी उसी जमाने में अवेलेबल थे जिस जमाने में न्यूटन अवेलेबल थे दुनिया में. हाइगन्स ने कहा विद ड्यू रेस्पेक्ट लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज अ वेव. न्यूटन ने बोला ओके अच्छी बात है, एक्सप्लेन करो, प्रूफ करो. हाइगन्स ने बोला आई डोंट हैव एनी प्रूफ बट आई हैव ऑल द वैलिड थ्योरीज बिहाइंड इट. न्यूटन ने बोला देयर इज द वे. उसने बोला वो रहा दरवाजा. चमका. क्या बोला मैंने? न्यूटन ने उनकी बात नहीं सुनी. क्यों नहीं सुनी? क्योंकि प्रूफ नहीं था उनके पास. सिर्फ क्या थी? थ्योरी. ऑब्वियस सी बात है. तुम बोलोगे सर हमें तो आंसर आता है, क्वेश्चन नहीं मालूम. तो ऑब्वियस सी बात है न्यूटन गलत नहीं था, क्योंकि प्रूफ नहीं है तो कैसे मान लो. और मानना भी वो चीज जो न्यूटन को गलत साबित कर रही है. क्योंकि न्यूटन ने क्या बोला था? पार्टिकल है. तो भाई ठीक है, वहां तक दुनिया कहती है कि न्यूटन सही है. और ये थ्योरी कभी ना कभी 70-80 साल तक चलती रहेगी, पार्टिकल नेचर. फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था यंग. नाम यंग था पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, ही वाज ओल्ड. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा नोन एज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. उन्होंने उससे प्रूव किया कि लाइट इंटरफेरेंस शो कर सकती. क्या शो कर सकती है? इंटरफेरेंस. आपने इंटरफेरेंस नाम तो सुना होगा ना वेव चैप्टर में. मैक्सिमा, मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कुछ याद है ऐसा? मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मूले क्या होते हैं, नाम तो सुना होगा ना. तो उन्होंने वो नाम भी नहीं सुना. अच्छी बात है बेटा. तो उन्होंने वो का वही काम जो साउंड में होता था वो लाइट से करके दिखा दिया. तो वहां से दुनिया में खलबली मच गई कि इंटरफेरेंस से वेव शो कर सकते. और लाइट ने भी इंटरफेरेंस शो कर दिया. इसका लाइट भी क्या है? और क्योंकि 80 साल तक हमारी मान के चल रहे थे कि लाइट क्या है? पार्टिकल. तो ये एक्सेप्ट करने को एकदम से दुनिया तैयार नहीं हुई. पर क्योंकि उस बंदे के पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था तो लोगों को मानना पड़ गया कि लाइट क्या है? वेव. जैसे लाइट वेव मालूम हुई, लोगों ने वापस हाइगन्स ने जो थ्योरी दी थी उसके पन्ने खोले कि उन्होंने क्या क्या कहा था. तो मालूम पड़ा उनका एक पॉइंट गलत निकला, बाकी सारे पॉइंट सही निकले. उन्होंने जैसा जैसा बोला था सब कुछ वैसा वैसा हुआ. अब बात ये आ गई कि इसका मतलब न्यूटन गलत है, क्योंकि लाइट तो वेव प्रूव करती थी. और उन्होंने इस वेव थ्योरी के थ्रू रिफ्लेक्शन भी प्रूव कर दिया था जो न्यूटन ने करा. रिफ्रैक्शन भी प्रूव कर दिया था जो न्यूटन ने करा था. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी प्रूव कर दी थी. मतलब जो सारी बातें न्यूटन ने प्रूव करी थी वो सारी उन्होंने इस थ्योरी से प्रूव कर दी. तो लोगों को यह विश्वास हो गया था कि कहीं ना कहीं झोल है, वो गलत है और ये सही. नाउ द पीपल आर रनिंग बिहाइंड दिस थ्योरी कि लाइट इज अ वेव. लोग कभी इस चेंज से उभर नहीं पाए थे. इतने में एक नए साइंटिस्ट है, नेम इज मैक्सवेल. उन्होंने बोल दिया लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अ न्यू ट्विस्ट इन द लाइफ. ओके. तो पीपल आर लाइक हाँ पक्का है अब तो वेव है. क्यों? मैक्सवेल ने भी कह दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उन्होंने भी कह दिया वेव है, तो पक्का वेव है. एंड कुछ समय पश्चात आया आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव हो गया कि लाइट इज अ पार्टिकल. बेटा दिस इज हाउ द फिजिक्स रोल्स. पहले पार्टिकल, फिर वेव, फिर अगेन पार्टिकल.
पर इस बार पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए भी एक्सपेरिमेंट था और वेव को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट हो ही चुका था। तो यहां से बाद में कंक्लूजन निकला कि लाइट हैज अ ड्वेल नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। कभी वो अपना एक रूप दिखाती है, कभी अपना दूसरा रूप दिखाती है। अब बात आती है कि कब कौन सा रूप दिखाई। तो जब भी ऑब्स्टेकल का साइज, ऑब्स्टेकल मतलब जिससे लाइट टकरा रही है, उसका साइज अगर लैम्डा से बड़ा हुआ तो वो शो करती है पार्टिकल नेचर, और जब भी ऑब्स्टेकल का साइज लैम्डा के नियर बाय हुआ तो वो शो करती है वेव नेचर। तो यहां से बात क्लैरिटी आई कि लाइट कब कौन सा नेचर शो करेगी। एवरीबडी क्लियर या नॉट क्लियर? तो अभी अपन ये सीख रहे हैं कि हाइगन्स ने क्या बोला था। तो लिखो हाइगन्स वेव थ्योरी। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है कुछ? हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हिम, according to him, space is filled up of, space is filled up of anisotropic ether। इसमें लिखूं anisotropic ether। नाम तो सुना ही होगा। अब आगे ब्रैकेट में लिखा प्रूव्ड रॉन्ग लेटर। यही वो एक पॉइंट था जो गलत साबित हुआ। प्रूव्ड रॉन्ग लेटर। देखो ध्यान देना, हाइगन्स ने क्या बोला, स्पेस स्पेस कुछ नहीं होता है, पूरे स्पेस में क्या भरा हुआ है, एन आइसोट्रोपिक ईथर। तो उनके अकॉर्डिंग जो मीडियम वाले पार्टिकल्स हैं, कौन से मीडियम वाले पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल होंगे इसका मतलब मीडियम है, और जब कोई वेव ट्रेवल करेगी तो उनको पार्टिकल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम लिखा, लिखना बेटा नेक्स्ट टाइम, light travels in the form of wavefront, light travels in the form of wavefront, light travels in the form of wavefront। नाम नहीं सुना कभी wavefront? wavefront, ठीक है। जब लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, इसका मतलब क्या है वो समझा रहा हूं, कि वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। किस फॉर्म में? वेव। अब बेटा सब लोग मेरी बात को बहुत ढंग से सुनना और समझना। अगर कोई भी पॉइंट सोर्स, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ तो मैं समझा रहा हूं वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है। पॉइंट सोर्स का मतलब एक छोटा सा बल्ब। अज्यूम कर लेते हैं इस पूरे कमरे में अंधेरा है, ठीक है, और एक छोटा सा बल्ब यहां पर ऑन कर दिया, और उसका जो उजाला प्रोपगेट हो रहा है कमरे के अंदर, उसको स्लो मोशन में देख रहे हैं, वेरी स्लो मोशन। तो बताओ, जैसे ही बल्ब ऑन होगा क्या उजाला सबसे पहले उसके चारों तरफ होगा? हल्का सा टाइम इंटरवल इंक्रीज करेंगे, बहुत छोटा सा टाइम बढ़ाएंगे, तो बताओ उजाला क्या और ज्यादा एरिया में बढ़ गया होगा? तो बताओ उजाला किस शेप पे आगे बढ़ रहा हो? अगर एक छोटा सा बल्ब जल रहा है इस हवा में यहां पर, तो क्या स्फेयर के फॉर्म में उसका एनर्जी आगे बढ़ रही होगी? क्या चारों तरफ उजाला होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा? क्या वो स्फेयर के फॉर्म में होगा? जैसे टाइम बढ़ेगा क्या वो स्फेयर और बड़ा हो जाएगा? जैसे ही और टाइम बढ़ेगा तो क्या वो और बड़ा स्फेयर हो जाएगा? क्या स्फेयर के फॉर्म में एनर्जी आगे बढ़ रही होगी? नहीं आया? सबको बात समझ में आई? एक एग्जांपल और दे रहा हूं, सपोज ट्यूबलाइट है। अगर ये पेन ट्यूबलाइट मान लेता हूं, क्या ट्यूबलाइट में इस साइड और इस साइड कैप लगी होती है, ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर कैप है और नीचे कैप है। पर अगर इस ट्यूबलाइट को मैंने ऑन करा और वेरी स्लो मोशन में देखो इसका उजाला कैसे आगे बढ़ रहा होगा, तो कैसे दिखाई देगा? एक सिलेंडर, करेक्ट। टाइम और बड़ा होगा तो क्या सिलेंडर और बड़ा हो जाएगा?
नहीं आया, पक्का। तो इनको कहते हैं वेव फ्रंट, कि किस फॉर्म में एनर्जी प्रोपगेट कर रही है। और ये किससे मिलके बनता है? वेव से मिलके बनता है। कैसे बनता है वो समझा रहा हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स creates, primary source creates primary wavefront, primary source creates primary wavefront, and all the particles, and all the particles on the primary wavefront, and all the particles on the primary wavefront behave as secondary source, behave as secondary source, and all the particles on the primary wavefronts behave as secondary source. सब लिख लिया तक? वापस बोलना है, एक बार वापस बोल रहा हूं। प्राइमरी सोर्स क्रिएट्स प्राइमरी वेवफ्रंट एंड ऑल द पार्टिकल्स ऑन द प्राइमरी वेवफ्रंट बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स। These secondary source, these secondary source emits wave in all the direction. These secondary source emits wave in all the direction in the form of secondary wavelets, in the form of secondary wavelets, secondary wavelets, इस पर लिख देता हूं मैं, wavelets, and common tangent, and common tangent to these secondary wavelets, and common tangent to these secondary wavelets forms new wavefront, and common tangent to these secondary wavelets forms new wavefront known as secondary wavefront, known as secondary wavefront। हाँ जी, अब बहुत ढंग से सुनना और समझना। जितनी बात मैंने लास्ट पॉइंट में लिखाई है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स मतलब जहां पर सबसे पहले उजाला हुआ, क्या वो उजाले से एनर्जी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करके आगे बढ़ेगी? मैंने बोला सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करते हुए आगे बढ़ेगी। उस एनर्जी से यहां पर तक, इस सोर्स से यहां तक एनर्जी मिल गई। ये जो कर्व बनाया, इस कर्व को बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेव फ्रंट। इस कर्व पे जितने पार्टिकल्स, ये तो हो गया प्राइमरी वेव। इस कर्व पे जितने पार्टिकल्स हैं, अब उनका काम है एनर्जी को आगे प्रोपगेट कराना, बिकॉज सबसे पहले एनर्जी इनसे इनको मिल गई, ये अब आगे और भेजेंगे। तो ये वाले पार्टिकल्स भी बिल्कुल पॉइंट साइज के हैं, ये एनर्जी चारों दिशाओं में भेजेंगे, जस्ट लाइक ए स्फीयर। और इन सब का जो कॉमन टेंजेंट है, दिस इज नोन एज न्यू वेव।
एक एक करके भी समझा रहा हूं, वापस बोलूंगा। और इन सारे पार्टिकल्स को जो प्राइमरी वेव फ्रंट पे थे, इनको बोला गया सेकेंडरी सोर्स। और इन्होंने जो एनर्जी प्रोपगेट करवाई चारों दिशाओं में, ये सर्कल वाली, इनको बोला गया सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इसका एक एग्जांपल भी दूंगा अच्छा सा। पहले वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना। ये कौन सा सोर्स? प्राइमरी। यहां से सबसे पहले एनर्जी आगे बढ़ गई, ये एनर्जी सेम टाइम में यहां पहुंच गई और इन सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया? प्राइमरी वेव फ्रंट। इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने पार्टिकल्स थे, 1 2 3 4, इन सबको क्या बोला बेटा? इन सेकेंडरी सोर्स ने आगे और एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करा इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे स्फेयर। इन छोटे छोटे स्फेयर को क्या बोला गया? सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन सबका जो कॉमन टेंजेंट है, ये बन गया न्यू वेव फ्रंट, विच इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब बहुत ढंग से सुनना। जब पानी में पत्थर डाला, बहुत अच्छा एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे ही पानी में पत्थर डाला, वो पॉइंट ये कि वहां से वाइब्रेशन, डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल करा, एक साथ एक सारे पार्टिकल्स को मिला। क्या सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर और नीचे मूव होना चालू हो गए? क्या बन गई? एक रिपल। नहीं आया? अब वो रिपल के जितने पार्टिकल्स थे, वो अब एनर्जी को आगे भेजेंगे, तब जाके नेक्स्ट रिपल बनेगी। क्या अपन पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तो अपन देखते हैं ना कि धीरे धीरे एनर्जी आगे जाती जा रही है। तो ऐसा तो नहीं एनर्जी डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच रही, नहीं। उसने पहले इसको दी, वो आगे इसको देगा, वो आगे और इसको देगा। नहीं आया? तो क्या इसको एनर्जी मिलती है, इसे चारों तरफ उसको डिस्ट्रीब्यूट करा, इसको एनर्जी मिलती है, इसे चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करा। ऐसे डिस्टर्बेंस बहुत सारे हैं, और जब सबको कंबाइंड फॉर्म में देखा गया तो एक नई रिपल दिखाई दी। तुम क्या सोचते हो? पानी में पत्थर डाला, तो पत्थर यहां डाला, पहली रिपल दिख गई, दूसरी दिख गई, तो रास्ते में हुआ क्या होगा? रास्ते में एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी। पर ये जो रिपल है, ये बहुत सारे छोटे छोटे स्फेयर्स का पार्ट है। ये छोटे छोटे स्फेयर अपने को दिखाई नहीं देते, पर इनका कॉमन टेंजेंट अपने को दिखाई देता। नहीं आया समझ में? एक छोटा सा काम करके देखिएगा, अगर कभी आपको टाइम हो। बकेट पानी की भर ली, उसमें सेंटर में आपने अपने फिंगर से टैप करते गए। ठीक है? जब टैप करोगे ना, रिपल्स फॉर्मेशन होगा। किसी भी दो रिपल के बीच में आपको मल्टीपल वाइब्रेशंस दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि पानी बिल्कुल काम दिखाई देगा, वो हल्का हल्का सा मूव होता रहेगा, पर उन सबका कॉमन टेंजेंट क्या बन जाता है? नई वेव। हेलो? सबको समझ में आया? जो लिखा है वह पढ़ के देखो, लास्ट पॉइंट। हाँ भाई, क्लियर या नॉट क्लियर? सबको समझ में आ गया? डायग्राम बनाए।
हाँ भाई, कॉपी हो गया। हाँ भाई, डन। कोई कॉपी कर रहा है? नेक्स्ट लाइन में, हाइगन्स थ्योरी एक्सप्लेन्ड, हाइगन्स थ्योरी एक्सप्लेन्ड reflection, comma refraction. Huygens theory explained reflection, comma refraction, comma rectilinear propagation of light, rectilinear propagation of light, comma interference and diffraction. Interference and diffraction. डिफ्रैक्शन की स्पेलिंग यहां लिख रहा हूं, डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट लाइन में, this theory also explained, this theory also explained that speed of light, this theory also explained that speed of light is more in, speed of light is more in rarer medium, is more in rarer medium than in denser medium, is more in rarer medium than in denser medium. Next line में, this theory was not able to explain, this theory was not able to explain photoelectric effect, photoelectric effect, comma कॉम्पटन इफेक्ट, यहां लिख रहा हूं स्पेलिंग, कॉमा कॉम्पटन इफेक्ट एक्सेट्रा। मतलब ये वो सारी चीजें प्रूव नहीं कर पाया जो आगे मॉडर्न फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? यहां तक बात सबको समझ में आ गई? ये बात हुई हाइगन्स की। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी? वेव फ्रंट। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो कि कक्षा 11वीं का है, बस आपको नहीं आता होगा इसलिए सिखा रहा हूं कि वेव फ्रंट होती क्या है। वो देखिए, अभी तक अपन ने सीखा कि वेव फ्रंट कैसे बनती है, कि प्राइमरी सोर्स से सेकेंडरी सोर्स बना, इस अकॉर्डिंग वेव फ्रंट बनी। पर वेव फ्रंट कितने प्रकार की होती है, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो समझना। टॉपिक लिखना वेव फ्रंट। ये कक्षा 11वीं में वेव चैप्टर में थी।
करूं स्टार्ट? इसकी डेफिनेशन है, इट इज द it is the locus of it is the locus of all the particles. It is the locus of all the particles vibrating in same phase. It is the locus of all the particles vibrating in same phase. बेटा लोकस का मतलब क्या होता है, सेम फेस का मतलब क्या होता है, मैं समझा रहा हूं, पहले सोच समझ के आंसर देना। ये दोनों मेरे हाथ दो पार्टिकल्स मान, अगर दोनों पार्टिकल्स एक साथ ऐसे ऊपर और नीचे जा रहे हैं, एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन ऐसे जा रहे हैं, बताओ कौन सी कंडीशन में लगता है दोनों हाथ सेम फेज में थे? फर्स्ट, कि दोनों एक साथ ऊपर गए एक साथ नीचे गए। तो ऐसे सारे पार्टिकल्स जो एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, उनको जोड़ना, इसको कहते हैं लोकस। तो उन सारे पार्टिकल्स को जोड़कर जो शेप बनती है, उस शेप को कहेंगे वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल, पहला पॉइंट सोर्स। बेटा मान लेते हैं कि कोई छोटा सा बल्ब जल रहा है, आंसर देना सोच समझ के। जब ये ऑन होगा, इसकी एनर्जी क्या सेम टाइप में सेम रेडियस वाले पार्टिकल्स को एक साथ मिल जाएगी? क्या ये सारे पार्टिकल्स को एक साथ एनर्जी मिलेगी तो सबके सब एक साथ एसएचएम करेंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे? अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो ये जो शेप बना, इसको क्या बोलेंगे अपन? वेव फ्रंट। और सोचिए, क्या ये 2D फिगर होगा या 3D फिगर होगा? 3D। अगर बल्ब कोई हवा में होगा तो एनर्जी इधर भी जाएगी, आगे भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, लेफ्ट भी जाएगी, राइट भी जाएगी, हाँ या ना? तो शेप कैसा बनेगा? स्फेयर। तो इसका वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनेगा बेटा? स्फेरिकल। और एनर्जी और आगे जाएगी तो स्फेयर बड़ा होता जाएगा। और क्या लाइट ऐसे कुछ प्रोपेगेट कर रही है? क्लियर या नॉट क्लियर? सबको समझ में आया वेव फ्रंट क्या बोला? तो दिस वेव फ्रंट इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। WF का मतलब है वेव फ्रंट। अब एक और चीज बोल, बेटा रे ऑप्टिक्स में एक टर्म अपन ने सीखी थी, इंटेंसिटी। मैंने वहां पर लिखाया था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। कहां लिखाया था? लेंस के लिए। समझा रहा हूं कैसे। आपका चश्मे का साइज अगर छोटा कर दूं तो कम लाइट आपकी आंखों में जाएगी, चश्मे का साइज थोड़ा बड़ा कर दूं तो क्या ज्यादा लाइट अंदर जाएगी? इसका मतलब जब लाइट के किसी लेंस से आर पार जाने की बात हो तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब लाइट, अगर मान लेते हैं इस दीवार में एक छोटा सा छेद करते हैं, बाहर सनरेज है, तो सनरेज कम अंदर आएंगी। छेद और बड़ा कर दे, सनरेज ज्यादा अंदर आएगी। तो क्या उस केस में जब आर पार जाने की बात हो तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। पर वहीं पर अपने वॉशरूम में जो बल्ब लगा हुआ है, वही बल्ब लाके इस कमरे में लगा दूं, सारी लाइट ऑफ कर दूं, तो क्या उजाला उतना ही होगा जितना वॉशरूम में हो रहा? नहीं। इसका मतलब उस केस में एरिया बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी। तो जब लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया। सोचो, आप उल्टा काम करते हैं, इस कमरे में एक बल्ब लगाया और कमरे में पूरा अच्छा उजाला हो, अब इस कमरे को और स्क्वीज करते हैं, छोटा करते हैं, तो क्या अब दीवारों पे जो एनर्जी होगी वो ज्यादा ज्यादा मिलेगी, तो उजाला और ज्यादा अच्छा लगेगा? नहीं आया? तो क्या यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या बाईपास हो रहा है? बाईपास होने का मतलब क्या, किसी में से आर पार जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? तो क्या यहां पर मैं कहूंगा कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया? क्या एरिया बढ़ता जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी? हेलो, आंसर देना। स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r²। 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो कहना है इसे इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एक टर्म और होती है जो 11th क्लास में हो सकता है याद हो, इंटेंसिटी जो होती है ना, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। सीखा या नहीं सीखा कभी? जानते हो ये टर्म या नहीं जानते हो? अगर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a² है तो दो चीज हो गई बेटा।
एक तो I प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया और I प्रोपोर्शनल टू a² हो गया, दोनों को कंपेयर कर दो तो क्या बनेगा? तो यहां से लिख सकता हूं A प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब क्या हुआ समझेगा? इसका मतलब ये, पानी में पत्थर डालते हैं, बताओ पहली रिपल सबसे ऊपर तक जाती है, पर जो आखिरी रिपल होती है वो इतना ऊपर नहीं जाती है। तो क्या रेडियस बढ़ने के साथ साथ एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा? बिकॉज इनवर्स में पूछ लिया। उड़ा। सबको बात समझ में आ गई? कुछ देर पहले एक बात और कही थी कि अगर एक ट्यूबलाइट है उससे कैसी वेवफ्रंट बनेगी, अभी समझाई थी या नहीं समझाई थी मैंने? तो अगर मैं एक टर्म कह रहा हूं लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स मतलब ट्यूबलाइट जैसा, तो अगर ये पेन ट्यूबलाइट है तो क्या एनर्जी चारों तरफ होगी? उस केस के अंदर जब ट्यूबलाइट को ऑन करेंगे और बिल्कुल स्लो मोशन में उसका एनर्जी कैसे आगे बढ़ रही है उसको देखेंगे, तो सबसे एक छोटा सा सिलेंडर बनाओ, फिर और कुछ टाइम के बाद देखेंगे क्या सिलेंडर और बड़ा हो गया हो। उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट क्यों नहीं बढ़ेगी? बिकॉज ट्यूबलाइट दोनों साइड से पैक होती है। डाउट? सबको बात क्लियर? आंसर दीजिएगा वापस सोच समझ के। कैसा वेवफ्रंट इसका? सिलेंड्रिकल वेव। अब इंटेंसिटी अभी भी कह रहा हूं इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? πr²h। वो तो वॉल्यूम होता है बेटा सिलेंडर का। 4πrh। अच्छा छो जो बोल दो बेटा सब चलेगा। 2πrh। क्या यहां पर h कांस्टेंट है या वेरिएबल? हाइट चेंज नहीं हो रही है, पर क्या r बढ़ रहा है क्या? पहले सिलेंडर छोटा था, r अलग था, सिलेंडर बड़ा हो गया, r चेंज हो रहा है। तो क्या कह सकता हूं इंटेंसिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r। कुछ देर पहले अभी सीखा इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दोनों कंपेयर कर दो। तो यहां से रिजल्ट आया a प्रोपोर्शनल टू। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन उल्टा पूछते कि इफ एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r, बताओ कौन सा वेवफ्रंट होगा? सिलेंड्रिकल। अगर a प्रोपोर्शनल टू 1/r, कौन सा वेवफ्रंट होगा? स्फेरिकल। डाउट? एंड द लास्ट वन, अगर कोई सोर्स बहुत दूर हो, नाम है डिस्टेंट सोर्स। अपन ने ऑप्टिक्स में क्या सीखा था? कोई सोर्स बहुत दूर होता, लाइट कैसे आती है? कैसे आती है? पैरेलल। तो सोचिए लाइट पैरेलल आ रही है, तो एक साथ इन सारे पार्टिकल्स को एक साथ एनर्जी मिलेगी। इन सबको ज्वाइन करने को कहते हैं लोकस, और लोकस का मतलब होता है वेव फ्रंट। तो जब इन सबको मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या ये प्लेन शेप का होगा? वापस समझा रहा हूं कैसे। बेटा मान लेते हैं ये सारे पेन रे ऑफ लाइट, ठीक है बात? अब आंसर दीजिएगा सोच समझ के। अगर इन सारे पेन्स को मैं ऐसे अरेंज कर देता जस्ट लाइक द रेडियस, कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसा कुछ, तो क्या जब ये आगे बढ़ते तो इनका रेडियस बढ़ता या नहीं बढ़ता? तो इनको जो टच करती हुई जो कर्व सरफेस बनती उसका रेडियस भी बढ़ता। तो अगर इन तीनों पेनों को, इन सब पेनों को मैं ऐसा रख दूं जैसे ये आ रहा है, तो बताओ जब ये इधर आगे बढ़ रहा है इन सबको टच करने वाले पार्टिकल्स यही होंगे। ये और आगे बढ़ेगा तभी पार्टिकल्स वही रहेंगे। बताओ उनका साइज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसका मतलब जब ये रेस आगे बढ़ेंगी तब भी जो एरिया होगा जिसपे सारे पार्टिकल्स को टच कर रहे होंगे, क्या ऐसा कैसा रहेगा? बताओ वेवफ्रंट कैसी आई? प्लेन मतलब 2D फिगर आई या 3D फिगर आई? हो सकता है कि जो वेव्स आ रही हैं, ये लाइट आ रही है, ये एक ऐसे फॉर्म की आ रही हो। ध्यान देना, कभी आपने देखा सर्च लाइट, जो आपने डिस्को में लाइट देखी जो बहुत दूर तक हवा में दिखाई देती है अपने को, ऐसे कुछ मूव होती रहती है? सीन या नॉट सीन? लेजर देखिए, क्या लेजर बिल्कुल सीधे जाती है, फैलती हुई जाती है, सीधे जाती है? अब लेजर की बात कर रहा हूं सबसे पहले। लेजर ऑन करी, मेरे हाथ पे उसका डॉट बना, क्या वो डॉट एक सर्कल बनता है? इसका मतलब वो सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन करते एक वेवफ्रंट बनेगी। किस शेप की बनी? सर्कल। हाथ और दूर करो, क्या सर्कल वही का वही रहता है? इसका मतलब क्या उसका एरिया चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। पर वहीं पर एक बल्ब को जला दो, उसे हमने अपना हाथ रखो और दूर हाथ रखो, तो अपने आप मालूम पड़ेगा जब हाथ पास था तो उजाला ज्यादा था,
हाँ दूर था उजाला, कम था। नहीं फील करा कभी? तो उस केस में एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? बल्ब के फॉर्म में स्फीयर, पर लेजर में कैसे आ रही है? बिल्कुल सीधे। तो उसकी वेवफ्रंट क्या ऐसे कुछ बन रही है बेटा? मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार रेक्टेंगल बने, हर बार स्क्वायर बने, मैं इतना सा कह रहा हूं कि जो भी बनेगा हर बार एक प्लेन बनेगा। प्लेन मतलब 2D फिगर बनेगी। तो कैसी वेवफ्रंट बनेगी? प्लेनर वेव। प्लेनर का मतलब ये होगा, हो सकता है सर्कल बन जाए, हो सकता है एक रेक्टेंगल बन जाए, हो सकता है एक स्क्वायर बन जाए, हो सकता है एक रोम्बस बन जाए। पर क्या इसी फॉर्म में आगे बढ़ती जाएगी? आंसर देना, यहां पर एरिया बढ़ रहा था या नहीं बढ़ रहा था? यहां बढ़ रहा था या नहीं बढ़ रहा था? यहाँ एरिया बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? इसका यहाँ पर एरिया कैसा? एरिया कांस्टेंट। एरिया कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? इंटेंसिटी कैसी हो गई? कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड कैसा होगा? कांस्टेंट। तो सोचिए, तभी तो लेजर बहुत दूर तक जा पाती, बिकॉज उसका डिस्ट्रक्शन बहुत कम हो रहा है। नहीं आया? अच्छा एक और चीज, कभी तुम लोगों ने वो सर्च लाइट देखी है? सर्च लाइट का मतलब ऐसी लाइट्स जो बिल्कुल बहुत बड़ी सी होती है, डिस्को में यूज होती है और बिल्कुल ऐसे बीम के फॉर्म में पड़ जाती है। क्या वो बहुत ऊपर तक जा पाती? उनका उनका नेचर ऐसे फैलने का नहीं है, उनका नेचर एक बीम के फॉर्म में सीधे जाने का। तो इसका मतलब उस केस में एरिया कांस्टेंट रहेगा तो इंटेंसिटी कांस्टेंट, और एम्पलीट्यूड भी कैसा? कांस्टेंट। तो बहुत दूर तक जाएगी। और अगर कोई बल्ब की लाइट है वो इतना दूर नहीं जा पाएगी। उड़ा। तीन तरह के वेवफ्रंट समझाए। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल, लीनियर सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल, डिस्टेंट सोर्स के लिए प्लेनर। डाउट? हो सकता है कक्षा 11वीं में आपको सिखाए गए हों, हो सकता है। ये भी हो सकता है सिखाए गए हों पर आपको याद ना हो, ये ज्यादा हो सकता है। बेटा ऑनलाइन में लीनियर सोर्स का मतलब जस्ट लाइक ट्यूब लाइट। तो जब इसमें से एनर्जी निकलेगी बेटा यहां से, उन सारे एनर्जी वाले पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, तो वो जो शेप बनेगा 3D फॉर्म में, वो कैसा बनेगा? एक सिलेंडर बनेगा। तो ऐसा सोच ले बेटा कि अगर ये एक ट्यूबलाइट है, इस चारों तरफ एनर्जी निकल रही है, सबको एक साथ ज्वाइन कर दो, क्या शेप बनेगा बेटा? सिलेंड्रिकल वेव। कौन सा होता? बिकॉज उसकी एनर्जी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसका फॉर्मेशन ऐसा करा गया है कि उसकी एनर्जी चारों तरफ जा रही है, जबकि लेजर का फॉर्मेशन ऐसा करा गया है कि उसकी एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। इट डिपेंड्स ऑन फॉर्मेशन टू फॉर्मेशन, क्या वो कैसे उसको बनाए। हाँ ये पॉइंट सोर्स यहाँ बीच में, और ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। हाँ पॉइंट सोर्स बेटा, पॉइंट की कोई शेप और साइज नहीं होता, पॉइंट मतलब पॉइंट डॉट होता है। पर अगर तू सबसे छोटा पॉइंट अगर तेरे मन में जो आ रहा है वो स्फेयर जैसा मान।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वहां पर अपन नहीं, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ईएम वेव। क्या? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ मीडियम के लिए, इसलिए अपन ने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा, उन्होंने आइसोट्रोपिक ईथर माना। एवरीवन डन? कोई कॉपी कर रहा है? एनीवन? कोई कॉपी कर रहा है? लास्ट कॉल। कहाँ पर पहुंचा बेटा? हाँ जी, क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन से एक नोट लिख लो पहले। एक क्वेश्चन लिखा, नोट द फेज डिफरेंस, द फेज डिफरेंस between the particles, the phase difference between the particles present on a wavefront, the phase difference between the particles present on a wavefront is कितना होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? ध्यान से सुनो, कुछ देर पहले एक डेफिनेशन समझाई। वेवफ्रंट क्या होती है? लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट अगेन सेम फेज। जब सबका फेस एक जैसा है तो उनके बीच डिफरेंस कितना होगा? जीरो। तो द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन अ वेव फ्रंट इज जीरो। सेकेंड पॉइंट, Huygens explained geometrical construction of wavefront. Huygens explained geometrical construction of wavefront. क्या कुछ देर पहले अपने सीखा था कि कैसे प्राइमरी वेवफ्रंट से सेकेंडरी वेवफ्रंट बनी? तो हाइगन्स एक्सप्लेन्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट। थर्ड पॉइंट, हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी is applicable for all type of wave Huygens wave theory is applicable for all type of waves। बेटा हाइगन ने बाय डिफॉल्ट मीडियम मान के ही करा था, अब वो चाहे वेव मैकेनिकल हो या नॉन मैकेनिकल हो, सबके लिए वो एप्लीकेबल थी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट is perpendicular, the ray of light is perpendicular to its wavefront, the ray of light is perpendicular to its wavefront। देखो ध्यान से समझना, अभी अपन ने स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाई थी, तो जो ये रे ऑफ लाइट है ना बेटा, ये इस स्फीयर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। क्या ये रेडियस जैसा बिहेव कर रही है? और एक छोटा सा पार्ट उसका टेंजेंट जैसा बिहेव करेगा? क्या रेडियस और टेंजेंट हमेशा कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर।
सिमिलरली सिलेंडर बनाया था अभी अपन, तो लीनियर सोर्स से जो लाइट निकली थी ऐसे निकली थी, ये भी अपने वेवफ्रंट के कैसे, परपेंडिकुलर। और ये जो प्लेनर वाला बनाया था, ये रे ऑफ लाइट इस प्लेन की भी क्या है बेटा, तो रे ऑफ लाइट हमेशा खुद के वेवफ्रंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। एवरीबॉडी क्लियर? अब क्वेश्चन लिखना, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड और refracted, draw the reflected or refracted wavefront, draw the reflected or refracted wavefront। हाँ जी, ध्यानपूर्वक सुनना, पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, बाकी सारे आपको पढ़ना। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, एक लेंस, उसके सामने ऐसा बना दिया जाता है कि प्लेन वेवफ्रंट उसके ऊपर आ रही है। कौन सी वेवफ्रंट, प्लेन। हाँ, जब भी अपन प्लेन वेवफ्रंट को भी बना रहे थे, उसको मैंने ऐसे बनाया था कुछ देर पहले। पर आप सोचिए, एक कागज, उसको अगर मैं ऐसे रख दूं जैसा मेरा हाथ रखा हुआ है, तो इस साइड से देखने पर क्या वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा, और प्लेन वेवफ्रंट आगे इस लेंस से टकरा रही है और इसमें से पास होगी। तो आपको बताना है पास होने के बाद उस वेवफ्रंट का शेप क्या हो जाएगा, क्या वो स्फेरिकल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा, या प्लेन रहेगा। तो अब उस शेप को अपने को ड्रॉ करना है, तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को समझ। ये क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है पर एनसीईआरटी में है, तो बहुत ढंग से सुनना और समझना। सॉल्यूशन का पार्ट 1, अगर ये वेवफ्रंट है, बताओ प्लेन का मतलब लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल, ऐसे आ रही होगी। क्या जब लाइट पैरेलल आ रही होगी तो कैसे गई होगी आगे, फोकस में मर्ज हो गई होगी, इतना तो जानते हो आप लोग। अब ऐसा वेवफ्रंट बनाओ जो लाइट के पैरेलल हो, सॉरी परपेंडिकुलर हो। कुछ देर पहले एक पॉइंट लिखाया कि वेवफ्रंट हमेशा लाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर तो ऐसी लाइन होगी जो आ रही है, शो कर रखा है। इसके परपेंडिकुलर हो गया, क्या स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो तीनों से परपेंडिकुलर होगी क्या? अगर मैं एक ऐसा कर्व बनाऊं, क्या वो तीनों से परपेंडिकुलर है क्या? पर अगर मैं कुछ इस प्रकार के कर्व बना दूं, क्या अब ये रेडियस जैसा बिहेव कर रहा है, तो क्या ये तीनों के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, बताओ। अगर मैं और आगे वेवफ्रंट बनाता हूं, तो रेडियस अब छोटा हो जाएगा, पहले रेडियस कैसा था, बड़ा, तो वेवफ्रंट भी छोटी हो गई। और आगे गए, ये बताओ लाइट यहां पर आके रुक जाती है, आगे जाती है, लाइट रुकती थोड़ी ना है, लाइट तो ऐसे आगे जाएगी। तो उस केस के अंदर ये बाद में वेवफ्रंट का डायरेक्शन ऐसा चेंज हो जाएगा। अभी टफ लग रहा होगा पर अभी और इजी कर दूंगा। क्या यहां तक बेसिक वाला समझ में आया या नहीं आया? ऐसी वेवफ्रंट बनानी है जो रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर। बताओ, यहां पर एक ऐसी लाइन बनाई ग्रीन वाली जो इस तीनों लाइन के परपेंडिकुलर थी। अब ये तीनों ब्लैक लाइन जो जा रही है, इनके परपेंडिकुलर ये कर्व भी हो सकता था, जिसके लिए तीनों लाइन उसके लिए रेडियस जैसा बन जाए। और ये जो तीनों लाइन इधर गई, इसको वापस ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ऐसा। अपन दो तरह के कर्व बना सकते हैं, एक ऐसा कर्व या फिर एक ऐसा कर्व। कौन सा कर्व में आपको लगता है कि ये तीनों इस कर्व के परपेंडिकुलर हो, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। तो नीचे वाले की बाद में शेप ऐसी होगी। क्लियर या नॉट क्लियर? इसको सोचने का दूसरा तरीका जो आपको और इजी लगेगा, ध्यान देना। अगर ये लेंस और ये प्लेन वेवफ्रंट इसकी तरफ आ रही, अज्यूम कर लो ये तीन यहां पर दोस्त हैं जो एबीसी नाम दे दिया, और तीनों भाग रहे हैं रेसिंग कर। तीनों की स्पीड सेम माननी। जब तीनों की स्पीड सेम माननी है, तीनों सेम टाइम में कहां पहुंच जाएंगे अपने को चेक कर। पर ये मानते हुए ये बीच वाला पार्ट पानी से भरा हुआ, ठीक है। आंसर देना, जब आप भागते हो, किसी जगह पानी मिल जाए जमीन पर भरा हुआ, और किसी जगह सिर्फ जमीन हो, कहां पर आपकी स्पीड तेज होगी? जमीन पर। अब ये तीनों पर्सन को
अपने अपने डिस्टेंस से निकलना है। बताओ कौन सा पर्सन सबसे पीछे रह जाएगा सेम टाइम के अंदर? बी वाला। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा पानी से निकलना है। क्या ए और सी को कम निकलना है? तो क्या सेम टाइम में ए आगे हो जाएगा, बी पीछे हो जाएगा, सी आगे हो जाएगा? कुछ देर पहले बात समझी थी, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, उनको ज्वाइन कर दो तो आपकी क्या बन जाएगी? वेव। हेलो, सबको समझ में आया? अभी ऐसे एग्जांपल 5 दूंगा, चिंता मत कर। तो क्या यहां पर लाइट इधर से आ रही थी, इधर ही जाएगी बिकॉज लेंस से? आंसर देना, आगे की बात समझा रहा हूं। ये कर्व का सेंटर किधर, राइट या लेफ्ट? क्या ये उसी तरफ जाएगा? अच्छा, आपका चश्मा आपने पहन रखा है, लाइट कैसे आ रही होगी? सामने से आपकी आंखों के अंदर जा रही होगी, आर पार जा रही है। क्या वापस रिवर्स होकर जा रही है क्या? तो चश्मा, लाइट आगे जाएगी। आंसर दीजिएगा फटाफट से, क्या ये अपने सेंटर की तरफ जा रहा है या दूर जा रहा है? सेंटर की तरफ या उससे दूर? तरफ तो रेडियस कम होता जाएगा तो कर्व छोटा होता जाएगा, और फिर सेंटर से दूर जाएगा तो रिवर्स होके कर्व बड़ा होता जाएगा, ताकि एक स्फीयर बन गया बेटा। ये एक और बड़ा स्फीयर बन उड़ा, उड़ा। सेकेंड एग्जाम्पल, कोशिश करनी है कि आप लोग आंसर दें। इस बार मैंने एक मिरर ले लिया। कौन सा मिरर दिख रहा है? कॉन्वेक्स। ये इसके ऊपर प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है। वापस दोस्तों वाली कहानी से सॉल्व करना है कि 3 दोस्त जा रहे हैं और मिरर को टच करके वापस आना है। इस बार पानी तो भरा नहीं है, सिर्फ टच करके आना है, दीवार है सामने। तो बताओ कौन पीछे रह जाएगा, कौन आगे रह जाएगा? कौन आगे हो जाएगा? बी, क्योंकि बी के लिए दीवार नजदीक है, ए और सी के लिए दीवार दूर है। बताओ मिरर में लाइट आर पार जाती है, टकरा के आती है? मतलब ये इधर जाएगी और टकरा के ऐसे आएगी। तो सबसे पहला वेवफ्रंट कैसा बनेगा वो सोचना है। क्या बी आगे होगा, ए और सी पीछे? ऐसा सही बनाया गलत बनाया? बताओ प्रोपगेशन इधर होगा, वो सेंटर से दूर जा रहा है या पास जा रहा है? इसका सेंटर किधर? क्या राइट से दूर जा रहा है या पास जा रहे हैं? तो क्या रेडियस बढ़ेगा? रेडियस बढ़ेगा तो कर्व उड़ा। तीसरा केस, इस बार आपको प्योरली आंसर देना है कि क्या आंसर होगा। मान लेते हैं कॉनकेव लेंस, प्लेन वेवफ्रंट आ रही है, वापस 3 दोस्तों जैसे सॉल्व करो। क्या बनेगा, सी या उल्टा सी? उल्टा सी या सीधा सी? तो सोच के देखिए, लेंस है, क्या लेंस में लाइट आर पार जाती है? इधर से आ रही है, इधर जाएगी। इस बार ये वाला पीछे रह जाएगा, बीच वाला आगे, ये वाला पीछे, तीनों को ज्वाइन कर दो। और क्योंकि इसका प्रोपगेशन इधर हो रहा है, सेंटर से कहा जा रहा है दूर, तभी तो आपने आज तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, पर बता रहा हूं, तभी तो आपके वाईफाई का सिग्नल हमेशा ऐसा। क्या दूर जाते जाते रेडियस बढ़ रहा है? पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल वेवफ्रंट, और रेडियस बढ़ने के कारण ऐसा कुछ या फिर किसी जगह से कोई आपके साउंड डिवाइसेस होते हैं, उसमें से जब आवाज आती है तो वहां पर सिग्नल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा तो ना मन से जो इच्छा हो डायग्राम बना दिया, दे आर द वेवफ्रंट्स। सिग्नल कैच हो रहा है, चमक रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर देना वापस। इस बार मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया और वेवफ्रंट्स ऐसे आके टकरा रही है। आंसर दीजिए कि टकराने के बाद किधर प्रोपगेशन होगा, लेफ्ट या राइट? मिरर है, क्या लाइट टकराने के बाद वापस इधर ही जाएगी ना बेटा? और क्या शेप बनेगा? उल्टा सी। अब सोचिए, ये उल्टा सी बना दिया, क्यों बनाया? जब एबीसी की बात करेंगे तो क्या बी सबसे पीछे होगा, ए और सी आगे?
पर क्योंकि प्रोपगेशन इधर हो रहा है, बताओ सेंटर की तरफ जा रहा है या सेंटर से दूर जा रहा है? सेंटर की तरफ या उससे दूर? तरफ, तो रेडियस छोटा हो रहा है। एक, दो, डॉट, सेंटर आ गया। बेटा जब सेंटर की तरफ जाएगा तो वापस डायरेक्शन चेंज होगा, बिकॉज डॉट के बाद अब इधर कर्व बनेगी। नहीं आया? क्यों बना उसका रीजन यहां पर एरो देखो, डायग्राम देखो। ए हेलो, सबको समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन, वापस आंसर देना सोच समझ के। इस बार प्रिज्म है, लाइट ऐसे आ रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं। ऐसा सी बनेगा या नहीं बनेगा? प्लेन बनेगा या नहीं बनेगा? वर्टिकल प्लेन या टिल्टेड प्लेन? टिल्टेड प्लेन। सोच के देखो, एबीसी तीन दोस्त होते, कौन सबसे आगे पहुंच जाता? क्या ये ए वाला सबसे आगे, क्योंकि सबसे कम पानी में चल रहा है। बी वाले को ज्यादा चलना है तो पीछे रह जाएगा, सी वाले को और ज्यादा चलना है और पीछे। तो क्या तीनों दोस्त ऐसे दिखाई देंगे? तीनों को ज्वाइन कर दो। क्लियर या नॉट क्लियर? हो सकता है किसी बच्चे के मन में ऐसा भी आया हो, चेक करके मुझे बताना। लिखो मत, एक मिनट सुन लो। ये पहला कर्व जैसा इसका था, इस लेंस का, वैसे ही पहला वेव फ्रंट। इस मिरर का जो कर्व था वैसा ही पहला वेव फ्रंट। इस लेंस का जैसा पहला कर्व वैसा ही पहला वेव। इस मिरर का जैसा कर्व वैसा ही पहला वेव। इस प्रिज्म का जैसा पहली सरफेस वैसा ही पहला वेव। चमका या नहीं चमका? पक्का? किसी ने सोचा ऐसा? किसने सोचा? ऐसा कभी नहीं सोचना, ये पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है उसका रीजन समझा रहा हूं। बिकॉज ये 5 डायग्राम में तो सबको सही दिखता है, अब मैं जो 6ठा डायग्राम बना रहा हूं उसमें गलत हो जाएगा। आंसर दो, कैसा वेवफ्रंट बनेगा? सी या उल्टा सी? उल्टा सी बोल रहा कोई? क्या जो बीच में से भागेगा वो पीछे रह जाएगा ना बेटा, ऊपर और नीचे वाले आगे हो जाएंगे। तो एक ऐसा, इनका प्रोपगेशन इधर होगा बिकॉज लेंस है, तो क्या वो अपने सेंटर की तरफ जा रहा है? तो डाउट? सबको समझ में आया? अच्छा, किसी को वापस समझाना मैं समझा सकता बेटा। लास्ट वाले के अंदर यहाँ पर पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, बिकॉज यहाँ वाला बीच का पानी ज्यादा है तो बी वाला पीछे रह जाएगा, ए और सी आगे निकल गए। और ये लेंस है, लाइट आर पार जाएगी तो प्रोपगेशन राइट साइड होगा, तो ये कर्व उसके सेंटर की तरफ जा रहा है,
तो रेडियस कम होने के कारण छोटा होता जाएगा ये, और उसके बाद वापस साइज इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर। फिजिक्स में मॉड्यूल 1 to 6, केमिस्ट्री में 1 to 6, बायोलॉजी में 1 से 10। ये मॉड्यूल सत्यार्थ बुक स्टोर पर आ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिए हैं वे कल क्लास आने से पहले कलेक्ट कर ले, इंग्लिश मीडियम। बेटा 5th वाले का मैं एक बार रे डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को बात समझ में आएगी कि लाइट अगर बिल्कुल सीधे सीधे आ रही होगी और मोनोक्रोमेटिक होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसा डेविएट हो जाए, तो पहला वेवफ्रंट प्लेन बाद में टिल्ट हो जाए। और दोस्तों वाली कहानी समझे तो ए बी सी, ए वाला सबसे आगे होगा बिकॉज वो कम निकलेगा पानी में से, बी वाला थोड़ा पीछे, सी वाला सबसे पीछे। कॉपी कर लिया? तो आज कोई होमवर्क नहीं है, आज की क्लास पढ़ के आना। मोस्ट प्रोबेबली शायद से 15 से 20 मिनट ही लगेंगे पूरी क्लास को पढ़ने, बिकॉज सिर्फ थ्योरी थी। नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाए। राधे राधे। बेटा जैसे सेंटर की तरफ जाते जाएंगे रेडियस कम होगा और वेवफ्रंट छोटा होता जाएगा।